अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमद जतोई ऑफिशियल और वेलकम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल है। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह शहर कराची के एक इलाके मंगू पीर के हवाले से कुछ ख़ास इंकशाफात और वहाँ की कुछ कदीम चीज़ों के बारे में बयान करेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। प्यारे दोस्तों, मंगू पीर वो कदीम इलाका है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। इनके मुताल्लिक बहुत सारी हकीकतें हैं जिनको ढूंढने की शदीद ज़रूरत है। यहाँ से किसी ज़माने में नदी बहती थी, फिर चश्मे उबल पड़े। यहाँ से बलूचिस्तान और ईरान जाने का कदीम रास्ता भी था। फिर मगरमच्छों की शानदार कहानी भी इस तालाब से शुरू होती है, जो किसी ज़माने में नदी की बेवफाई की वजह से यहाँ रह गए और अब तक उस नदी के मीठे पानी का इंतज़ार करते हैं। ये बात रिचर्ड बर्टन ने कही थी कि ये मगरमच्छ हब नदी के बहाव छोड़ने की वजह से यहाँ रह गए थे। यहाँ गंधक मिले पानी के चश्मे हैं। इसको H.T. लैम्बर्ग साहब और वागोड मगरमच्छों के रहने का गार कहते हैं। इस छोटी सी रेतली पहाड़ी पर लैम्बर्ग को कदीम किले के आसार भी मिले थे। तहकीक के मुताबिक यहाँ मगरमच्छों की कब्रें भी हैं। ये सब हैरान कुन इसलिए नहीं कि एक ज़माने में बहुत सारी ताकतवर और डरावनी चीज़ों की पूजा होती थी। वादी सिंध की कदीम तहजीब और यहाँ के कदीम मज़हब में मगरमच्छों को देवता मानकर पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मोहर भी मिली है जिसमें मगरमच्छ को मछली खाते दिखाया गया है। इस पहाड़ी पर आसार कदीमा वालों को बिल्कुल ऐसी कदीम इंसानी बस्ती के आसार मिले हैं जिसका ज़माना पत्थर और धात के दरमियान का, यानी कांसी का ज़माना 3300 कबल मसीह से 1200 कबल मसीह तक है। मुहक्किकीन के मुताबिक किसी ज़माने में यहाँ बड़ी झील या तालाब होगा जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ होंगे। इसके किनारे बसने वाली बस्ती के लोग इन मगरमच्छों की पूजा करते थे। हिस्ट्री ऑफ टॉमस्टोन सिंध एंड बलूचिस्तान के मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि मुस्लिम दौर से कबल मंगू पीर के तारीख़ी मकाम पर लोग अपने मुतबर्रिक मकाम की ज़ियारत के लिए आते थे। वो मगरमच्छों की पूजा करते थे जिससे वो लाला सिराज का अवतार समझते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन ने इस मकाम की तारीख़ को कांसी के ज़माने से भी कदीम करार दिया, और ये वो ज़माना था जब वादी सिंध की तहजीब अपने उरूज पर थी। मीर अली शेर खान ने अपनी मशहूर तसनीफ़ तुहफ़तुल कलाम 1767 ईस्वी में लिखते हैं कि ये मशहूर पहाड़ है। हाजी मंगा नामी बुज़ुर्ग शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह के हम असर यहाँ मदफून हैं, इसलिए ये पहाड़ तोक मंग के नाम से मशहूर है। पहाड़ के दामन में एक हौज़ है जिसके गर्म पानी में मगरमच्छ रहते हैं। इनमें से एक मोर सरदार है जिसके मरने के बाद दूसरा इसकी जगह ले लेता है। अक़ीदतमंद लोग नजराने के तौर पर भेड़ और बछड़ों की कुर्बानी करते हैं जिसका पहला टुकड़ा मोर यानी सरदार को दिया जाता है। अगर वो उसे खा लेता है तो वो नजराना कबूल समझा जाता है, वरना नहीं। खाने साहब की इस मुख्तसर सी तहरीर में दो कहानियाँ नज़र आती हैं। एक वो जो हाजी मंगा साहब की है जिसके मुताल्लिक बहुत सी रिवायात वाबस्ता हैं। कुछ रिवायतों के मुताबिक 12वीं सदी में मंगू बहुत बड़ा डाकू था, मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह की नसीहत पर उसने बुरे काम छोड़ दिए और इस्लाम कबूल कर लिया और एक सच्चे सूफ़ी की तरह रहने लगा।
درگاہ پر ان بزرگ کی زندگی کے متعلق بورڈ لگا ہے۔ اس بورڈ کی تحریر کے مطابق آپ کا نام کمال الدین ہے۔ 13ویں صدی میں حجاز مقدس سے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ کے حکم پر منگو پیر تشریف لے آئے اور عبادات و ریاضات میں مشغول ہو گئے۔ کراچی کا ابتدائی سروے کرنے والے تھامس جیرر چیلس نے 1838 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے ایک حصے میں جس میں منگو پیر کا ذکر ہے، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کارلیس انتہائی گہرائی سے منگو پیر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کراچی کے نواح میں منگو وادی گھومنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر پانی کے بہت سارے چشمے ہیں۔ ہم لیاری ندی کا خشک بہاؤ پار کر کے اس وادی کے قریب پہنچے۔ یہ وادی 700-800 فٹ کی بلند پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک میدانی علاقے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ یہاں کھجوروں کے بہت سارے جھنڈ ہیں۔ یہاں کے گرم پانی کا درجہ حرارت 133 ڈگری فارنہائٹ کے قریب ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے سارے چشمے یہاں کے بزرگ کی کرامت کی وجہ سے بہتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک مگرمچھ دیکھا جس کا رنگ بالکل مٹی کے رنگ جیسا تھا۔ میں نے اس کو مٹی کا ڈھیر سمجھا تھا، مگر میرے ساتھ جو بلوچ تھا اس نے مجھے خبردار کیا کہ میں آگے نہ جاؤں۔ وہ 12 فٹ کا ایک طاقتور اور لمبا مگرمچھ تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پانی کے اس تالاب میں سے بچے اور عورتیں گزر رہے تھے، لیکن ان کو مگرمچھوں سے کچھ خوف نہ تھا۔ یہاں کھجوروں کے علاوہ انجیر اور آم کے بھی درخت ہیں۔ یہاں جو پانی کا تالاب ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں وہ اندازاً 150 گز لمبے اور 8 گز چوڑے ہوں گے۔ اس میں 200 کے قریب مگرمچھوں کی تو میں گنتی کر سکا۔ مجھے یہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگے، مگر میں ان کو خوراک کھلا کر دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے کہنے پر جب بکرے کو کاٹا گیا اور بکرے کا سرخ خون پانی میں گرا تو سارے مگرمچھ اس طرف دوڑ پڑے، لیکن جیسے ہی تالاب کے محافظ نے لکڑی کی چھڑی کو اٹھا کر اور آواز سے ان کو رکنے کا کہا کہ بکرا کٹنے تک وہیں انتظار کریں، تو یہ ایک جادو جیسا منظر تھا۔ وہ سارے مگرمچھ ساکت ہو گئے اور بکرے کا گوشت ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ کارلس چونکہ علم و بہار و انہار کا ماہر تھا تو اس نے اس علاقے کو اس نظر سے دیکھا اور اس سے متعلق ایک تفصیلی تحریر موجود ہے۔ البتہ سندھ گیزیٹر 1876 کے مطابق اس علاقے میں جنگلی حیات انتہائی شاندار ہیں، جن میں چیتے، بھیڑیے، لومڑ، گیدڑ، ایک کوتاہ قامت ریچھ کی قسم اور ہرن شامل ہیں۔